Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great, inshallah. Uh, can anybody tell me if my screen is visible and if I am audible? जी Yes, यासीन आपकी visible. आवाज़ आ रही है। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। आई थिंक हमने ऑलरेडी बहुत टाइम गुजार दिया है। मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, सो देयरफॉर आई आल्सो टुक सम टाइम, but without wasting any more time, I think we should get started. So, once again, Bismillahir Rahmanir Rahim, and you're all welcome to this session. मैंने अनाउंसमेंट बहुत लेट की थी, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और उसका रिलेशन ह्यूमन नेचर के साथ, ठीक है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दी थी डार्विनियन एवोल्यूशन पे, यानी जो डार्विनिज़म है उसके तहत ह्यूमन नेचर यानी इंसान की जो फितरत है वो क्या है, यानी डार्विनिज़म की जो थ्योरी है वो इंसान की फितरत के बारे में क्या कहती है कि बेसिकली इंसानी फितरत है क्या चीज़, ठीक है। लेकिन आज हम एक दूसरी एंगल से देखेंगे। वो जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के एस्पेक्ट से, यानी फिजियोलॉजी जो है, हमारी जो जीन्स हैं या हमारी जो बिहेवियर है उस एस्पेक्ट से। लेकिन आज का जो लेक्चर है या सेशन है या वेबिनार है वो है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से, यानी आज हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जहनी जाविये से देखेंगे कि ह्यूमन नेचर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंसानी फितरत, इंसान की फितरत वो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन पे आएंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन और लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन में पे जाएंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को विद एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ये है क्या चीज़, कहाँ से आती है, और ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है उसके कुछ असम्पशंस पे जाएंगे। असम्पशंस से मतलब बुनियादी इकाइयाँ जो हैं, जो यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, वो क्या है, यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी किन बुनियादों पे खड़ी है। और उसके बाद हम आएंगे डार्विनियन रूट्स ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, यानी ये जो लफ्ज़ है ना इवोल्यूशनरी, ये ऑलरेडी हमें दिखाता है कि ये फील्ड कहाँ से आता है, इवोल्यूशन से। तो हम इवोल्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस फील्ड को कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कैसे डार्विनिज़म से आती है, या फिर डार्विनिज़म की जो आइडियाज़ है ना, कुछ आइडियाज़ उनसे कैसे हेल्प लेती है और उन पे खड़ी रहती है। फिर हम जाएंगे थ्योरी पे, ठीक है, कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये है क्या चीज़ और बेसिकली इसकी थ्योरी क्या है, यानी इसके डेफिनेशंस क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, और उसकी मेन टेनेट्स, उसकी जो फंडामेंटल आइडियाज़ है उसमें, ठीक है, कि बेसिकली इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं और किस तरह करते हैं। फिर हम आएंगे मैसिव मॉड्यूलरिटी थीसिस पे कि मैसिव मॉड्यूलरिटी थीसिस बेसिकली हमें क्या कहता है, ये हमें हमारी बिहेवियर को किस तरह से एक्सप्लेन करता है और इसकी बेसिस क्या है। फिर हम आएंगे 2 आर्ग्यूमेंट्स फॉर मैसिव मॉड्यूलरिटी थीसिस, कि ये जो हमारे पास ये थीसिस है इसके लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। हमने तो बोल दिया कि ये थीसिस हमें ये कहती है और इसका फंक्शन ये है, इसका मकसद ये है, लेकिन अब इसे सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना आर्गूमेंट्स के साथ। तो हम 2 आर्गूमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, एक आर्गूमेंट फ्रॉम बायोलॉजी और एक आर्गूमेंट फ्रॉम कंप्यूटेशनल थ्योरी, जो हमने पिछली नहीं बल्कि उससे पहले लेक्चर में मैंने बात की थी कंप्यूटेशनलिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड पे। तो अगर आपने वो सेशन अटेंड किया हो तो आपको ये चीज़ और भी आसानी से और अच्छे से समझ आएगी। फिर हम बात करेंगे एडाप्टेशन पे, क्योंकि एडाप्टेशन का जो आइडिया है ये जब हम बात करते हैं ना किसी तरह की एवोल्यूशन की भी, चाहे वो जिस तरह की भी हो, तो उसमें हम ज़रूर एडाप्टेशन की बात करते हैं। लेकिन अब हम एडाप्टेशन की बात करेंगे विद इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। उसकी वजह यह है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है एवोल्यूशनल साइकोलॉजी में, तो इसलिए हम इस पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे इवोल्यूशनरी फंक्शनल एनालिसिस पे कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज़ है और कैसे अप्लाई होती है। फिर हम आएंगे ब्रीफली टुवर्ड्स द ऑब्जेक्शंस टू एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। फिर हम आएंगे एवोल्यूशनल साइकोलॉजी और मतलब ह्यूमन नेचर से। वैसे ये सारी जो लेक्चर है ना ये सब ह्यूमन नेचर पे ही बात करते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक फील्ड है मतलब ये स्पेसिफिक हेडिंग है या फिर टॉपिक है, इसके अंडर हम कुछ स्पेसिफिक बातें करेंगे जो बहुत मखसूस हैं इंसानी फितरत से रिलेटेड। फिर हम स्टडी करेंगे इसकी क्रिटिक, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर की एवोल्यूशनल साइकोलॉजी में, इसके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स क्या हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे कि एवोल्यूशनल साइकोलॉजी किस तरह से
इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि हाँ अच्छा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इधर इधर अप्लाई होती है और ऐसे ऐसे काम करती है, और फिर हम आखिर में आएंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। तो आई होप कि ये क्लियर है आपको। अच्छा, मैं ये एक बात रिमाइंड कर दूं आपको, अगर आपका कोई सवाल है लेक्चर के दौरान तो आप उसी टाइम आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं, और टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन में आपकी क्वेश्चंस चैट बॉक्स से रीड करता हूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं फॉर योर ईज। नाउ लेट्स कम टुवर्ड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एंड द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द मैनी बायोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर ऑब्वियसली, लेकिन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। देखें, जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, डेविड ह्यूबरमैन की एंड्रू ह्यूबरमैन सॉरी, अगर उसकी पॉडकास्ट आपने सुनी है तो वो कहता है कि एवरी साइकोलॉजिस्ट इज़ अ फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है ना, यानी साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको बायोलॉजी सीखनी पड़ेगी, आपको फिजियोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स कैसे फंक्शन करते हैं, इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो इंसानी साइकोलॉजी को यानी साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को, इंसान की सोचने की सलाहियत को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोलॉजी सीखनी पड़ेगी। इसलिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो है ही बेस्ड किस चीज़ पे? बायोलॉजी पे, और इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में ऑब्वियसली हमारा फोकस ही ह्यूमन बिहेवियर होता है। Along with cognitive psychologists, evolutionary psychologists propose that much, if not all, of our behavior can be explained by appeal to internal psychological mechanisms. ये जो बात है ना, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में हम बिहेवियर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस जाविये से, किस एंगल से? साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स की पर्सपेक्टिव से। अगर हम डार्विनिज़म पे जाएँ ना, डार्विनियम थ्योरी पे, तो वहाँ पर हम बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम साइकोलॉजी की बात नहीं करते, हम प्योर फिजियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, इंसान की थिंकिंग पावर की, इंसान की सोचने की फैकल्टीज़ की, इंसान की सेंसेस की। ठीक है, तो ये एक टाइनी डिफरेंट है बिटवीन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अच्छा, it's a theoretical approach in psychology that examines cognition and behavior from a modern evolutionary perspective. It seeks to identify human psychological adaptations with regards to the ancestral problems they evolved to solve. The purpose of evolutionary psychology is to identify evolved emotion and cognitive adaptations that represent human psychological nature. ठीक है, तो बेसिकली एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का मकसद ये है कि हम जो इमोशंस हैं ये किस तरह इवॉल्व हुए, ठीक है, और हमारी जो कॉग्निटिव एडाप्टेशंस हैं, सिंपल अल्फाज में कहें हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारी सोचने की सलाहियत, कॉग्निटिव एडाप्टेशंस वो चेंजेस जो हमारी कॉग्निशन में आती है, हमारी सोचने की सलाहियत में आती है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट ह्यूमन साइकोलॉजिकल नेचर। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का मकसद ये है कि हमारी जो कॉग्निशन है, सोचने की सलाहियत, और हमारी इमोशंस हैं ये कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, इसे हम आइडेंटिफाई करें, इसे समझें। अकॉर्डिंग टू स्टीवन पिंकर, अगर आप जानते हैं स्टीवन पिंकर को, तो ही इज़ अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट। ओके, तो उसकी दोनों फील्ड्स में कंट्रीब्यूशंस हैं, लिंग्विस्टिक्स में भी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी। एवोल्यूशन को वो बहुत अच्छी तरह समझता है। सो ही सेज दैट नॉट अ सिंगल थ्योरी, बट क्या कहता है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बारे में कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज़ नॉट अ सिंगल थ्योरी बट अ लार्ज सेट ऑफ हाइपोथेसिस and a term that has come to refer to a particular way of applying evolutionary theory to mind. ठीक है ना, इसको आप समझें कि applying evolutionary theory to the mind. ठीक है ना, जब हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं यानी डार्विनिज्म की, तो हम एवोल्यूशन अप्लाई करते हैं बॉडी पे, हमारा जो जिस्म है, लेकिन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में चूँकि हम माइंड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम एवोल्यूशनरी थ्योरी अप्लाई करेंगे किस पे? माइंड पे। ठीक है, विद एन एम्फसिस ऑन एडाप्टेशन, जीन लेवल सिलेक्शन एंड मॉड्यूलरिटी। ठीक है, आगे इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जीन लेवल जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी हमारे पास क्लियर है, और इस पर हम फिर कभी अगर मौका मिला तो इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारी आज की जो कंसर्न है वो एडाप्टेशन से होगी और मॉड्यूलरिटी से। इन दोनों को समझना, इन दोनों को पहचानना और इनका बेसिकली रोल क्या है या फंक्शन क्या है।
or evolution psychology is a proposal that the relevant internal mechanisms are adaptations, products of natural selection that help our ancestors get around the world, survive and reproduce. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं assumptions की तरफ. Assumption से मतलब बुनियादी इकाइयाँ, बुनियादी beliefs क्या हैं evolutionary psychology के. ठीक है, तो evolution psychology adopts an understanding of the mind that is based on the computational theory of mind. ठीक है ना. पहली assumption ये है कि जो computational theory of mind है ना, जो हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन मैं ब्रीफली कहूँगा, computational theory of mind ये है कि हम माइंड को, यानी हमारी जो थिंकिंग है उसको हम समझते हैं एज ए कंप्यूटर, कि इसकी मिसाल कंप्यूटर की है और ये कंप्यूटर की तरह डेटा रिसीव करता है. ठीक है ना, और उस डेटा को प्रोसेस करके हमें एक रिजल्ट देता है. दिस इज नोन एज द कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड, या हम शॉर्ट कहते हैं कंप्यूटेशनलिज्म. ठीक है, तो it describes mental processes as computational operations, so that, for example, a fear response is described as arising from a neurological computation that inputs the perceptual data. ठीक है, a visual image of a spider and outputs the appropriate reaction. Fear of possibly dangerous animals. Under this view, any domain general learning is impossible. ठीक है, under this view, any domain general learning is impossible because of the combinatorial explosion. Evolutionary psychology specifies the domain as the problems of survival and reproduction. ठीक है, तो एक assumption तो ये हो गई कि evolutionary psychology is based on the idea of a computational theory of mind. ये mind को as a device देखता है, ये एक device है, thinking करती है, लेकिन थिंकिंग बेसिकली क्या है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जैसे है. ठीक है, तो क्या होता है, हम एक इमेज को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं रास्ते में डॉग को, कुत्ते को. ठीक है, एक बावले कुत्ते को आप देखते हैं, तो ये आ गया आपके माइंड में इनपुट. ठीक है, आपका जो बाहर है ना, बाहर से इमेज आ गया. आपने एक कुत्ते को देखा, तो ये देखना क्या है, आपने देखा तो वो इमेज आपके माइंड में आ गई, ट्रांसफ़र हो गई, बाहर से आपके माइंड के अंदर आ गई. तो ये क्या है, इनपुट. अब माइंड प्रोसेस करता है, अच्छा कुत्ता है लेकिन बावला कुत्ता है, क्रेजी डॉग है. तो माइंड रिएक्शन क्या देता है, हमें आउटपुट क्या देता है, फियर. अच्छा बावला कुत्ता है, मतलब इसके पास नहीं जाना वरना मुझे काट सकता है, मुझे रेबीज़ लग सकती है. रेबीज़ बेसिकली वो बीमारी है जो कुत्ते के काटने पे आपको लगती है. ठीक है, तो इस तरह हमारा माइंड काम करता है. इनपुट मिलता है बाहर से, आउटसाइड से. ठीक है, इनपुट, माइंड उसे प्रोसेस करता है कंप्यूटर की तरह, एंड हमें इनपुट मिलती है. ठीक है, अच्छा, अंडर दिस व्यू एनी डोमेन जनरल लर्निंग इज़ इम्पॉसिबल. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. डोमेन जनरल लर्निंग से क्या मतलब, देखिए, एक होती है डोमेन स्पेसिफिक लर्निंग, एक होती है डोमेन जनरल लर्निंग. डोमेन स्पेसिफिक लर्निंग ये चीज़ है कि आप ये बात कहते हैं कि हमारा जो माइंड है ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बना है, स्पेसिफिक ख़ास चीज़ें उसके लिए बना है. ठीक है, एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा माइंड एवोल्यूशनरी डिज़ाइन हुआ है. एवोल्यूशन ने, मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन ने हमारी माइंड को इस तरह बनाया है कि हम ख़ास चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ख़ास इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड से. इसे हम कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक लर्निंग, यानी हमने स्पेसिफिक चीज़ों को सॉल्व करने का तरीक़ा सीखा है. हमारी माइंड में वो कैपेबिलिटी है कि वो ख़ास चीज़ों को सॉल्व करें. लेकिन डोमेन जनरल लर्निंग क्या चीज़ है, वो ये आइडिया है कि हमारा जो माइंड है ना, उसमें जनरल आइडियाज़ हैं, जनरल मैकेनिज़म्स हैं, जनरल मेथड्स हैं, जनरल प्रोसेस होती हैं जो हमें एक डाइवर्स सिचुएशन में सोल्यूशन देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अक्सर अपने टीचर से कहते हैं ना कि टीचर या मैम, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं डेफिनेशन याद करूं, यानी आइडिया लूं और उसे मतलब कि याद करूं, या फिर मैं अपने अल्फाज में भी लिख सकता हूं. तो जब हम कहते हैं ना मैं अपने अल्फाज में लिख सकता हूं, इसका मतलब ये है कि आपने टॉपिक को समझा है, आप ऑलरेडी टॉपिक को समझते हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं हैं. तो इसका मतलब है कि आपने आइडिया सीखा है, तो आप उस आइडियाज़ को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. इसे हम कहेंगे डोमेन जनरल लर्निंग. आपने आइडिया लिया, अब आप उसे हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन डोमेन स्पेसिफिक लर्निंग क्या है कि आपने एक ख़ास चीज़ का सलूशन सीखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डेफिनेशन याद की है तो उसी डेफिनेशन को आप हर जगह लिखेंगे. उस डेफिनेशन से इधर उधर तो आप नहीं जा सकते ना. आपने एक स्पेसिफिक चीज़ सीखी है, एक स्पेसिफिक टॉपिक की डेफिनेशन सीखी है, एक स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने का तरीका सीखा है. तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के तहत
डोमेन जनरल लर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि हम क्यों जनरल आइडियाज़ डेवलप नहीं कर सकते, हम क्यों ख़ास चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। While philosophers have generally considered the human mind to include broad faculties, जैसे मैंने कहा broad faculties की बात, यानी एक चीज़ आप सीखते हैं और different situations में, diverse conditions में आप एक ही आइडिया को अप्लाई करते हैं, ठीक है, डोमेन जनरल लर्निंग। तो such as reason and lust, evolutionary psychologists describe evolved psychological mechanisms as narrowly focused to deal with specific issues such as catching cheaters or choosing mates. The discipline views the human brain as comprising many functional mechanisms called psychological adaptations or evolved cognitive mechanisms or cognitive modules designed by the process of natural selection, ठीक है। अच्छा, अब डार्विनियन रूल्स क्या है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के? सो ह्यूमन बिहेवियर्स आर नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बट रैदर द प्रोडक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स दैट वर सेलेक्टेड फॉर, ठीक है। तो हमारी जो बिहेवियर है वो बेसिकली डायरेक्टली नेचुरल सिलेक्शन से नहीं आती। नेचुरल सिलेक्शन से क्या मतलब? हमारे इर्द गिर्द जो सिचुएशन है, अगर हम उस सिचुएशन के मुताबिक चेंज होंगे तो हम सरवाइव कर सकेंगे, लेकिन अगर चेंज नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हमारी जो बिहेवियर है वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं। वो किस लिए बनी? वो इसलिए बनी ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें, ठीक है। तो मतलब क्या है, जिस तरह हम सीखते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, ये सोचना किस चीज़ का नतीजा है? इस चीज़ का कि हम किस इन्वायरमेंट से आए हैं, ठीक है। हमारा सोचना इस चीज़ ने शेप किया है कि उस सिचुएशन में कौन सी सोच हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। और आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे, लेकिन अभी के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, साइकोलॉजिकली ना हम जो सांप है उससे डरते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो सांप से नहीं डरता, ठीक है, ये हमारी नेचर में है। अभी क्यों ये बात है? अगर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जो स्नेक है, स्नेक ये एक प्राइमेट जानवर है, एक प्राइमल इंस्टिंक्ट्स वाला है। ये जिसे भी देखता है ना उसे डसता ही है, उसकी नेचर यही है। तो अभी क्या हुआ कि हमारी जो सिचुएशन थी इर्द गिर्द, वहाँ पर सांप थे, ठीक है। तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पर सांप होते हैं और ये तो हर किसी को डसते हैं, यानी मुझे डेथ का ख़तरा है, यानी मेरे सर्वाइवल को थ्रेट है। तो हमारी साइकोलॉजी ने क्या किया, हमने ये फियर डेवलप कर लिया, खौफ सांप से। क्यों? क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट थी उसमें सांप थे और वो हमारी जो सर्वाइवल है उसको एक थ्रेट था, क्या कहते हैं कि एक प्रॉब्लम लाहक थी, ठीक है, ख़तरा। तो इसलिए हम सब सांप से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में थे और वो हमारे सर्वाइवल को थ्रेटन कर रहे थे, इसलिए हमारा माइंड ही ऐसा बना है कि हर कोई सांप से डरता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। The psychological mechanisms they invoke are computational, sometimes referred to as Darwinian algorithms or computational modules. This overt cognitivism sets evolutionary psychology apart from much work in the neurosciences and from behavioral neuroendocrinology. In these traits, traits that increase the chance of survival are more likely to be genetically passed on to future generations. ये तो सिंपल सी बात है कि कोई ट्रेट है आप में, ट्रेट मतलब कोई क्वालिटी है आप में, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक, तो वो अगर सर्वाइवल को बढ़ाती है तो आपके बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र होगी, ये जेनेटिक से ताल्लुक़ रखती है। दिस क्रिएट्स अ प्रोसेस वेयर अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू फेड ओवर टाइम। फेड ओवर मतलब फना हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जो ट्रेड्स अनडिज़ायरेबल हैं ना, जो सलाहियात हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, यानी आपकी सर्वाइवल में उनका कोई रोल नहीं, वो ख़त्म हो जाती हैं। वाइल डिज़ायरेबल ट्रेड्स कैरी ऑन स्ट्रांगली। तो अगर आप इन तीन बातों को देखें तो ये सारी बातें इवोल्यूशन से बिल्कुल ताल्लुक़ रखती है, सर्वाइवल, नेचुरल सिलेक्शन और ट्रेट और जीन्स, ठीक है ना जी। अब है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी थ्योरी एंड मेथड्स, ठीक है। तो ये कुछ मेन बातें हैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में जिन्हें हमें समझना है, ठीक है। पहली बात यह है कि द ब्रेन इज़ कंप्यूटर डिज़ाइन बाय नेचुरल सिलेक्शन टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जैसे पहले मैंने कहा कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज़ बेस्ड अपॉन व्हाट? अपॉन कंप्यूटेशनलिज्म, कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड। दूसरी बात, इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर इज़ जनरेटेड बाय दिस इवॉल्व कंप्यूटर। हमारा जो माइंड है ना, इवॉल्व कंप्यूटर से कहा गया है।
अच्छा, तो इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर इज़ जनरेटेड बाय दिस इवॉल्व कंप्यूटर। हमारा जो माइंड है ये इंडिविजुअल बिहेवियर जनरेट करता है, पैदा करता है। क्यों पैदा करता है और कब? इन द रिस्पॉन्स टू ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सक्यूज मी टू इंफॉर्मेशन इट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को देखता है हमारा माइंड और उसके मुताबिक हमारे आदात को, हमारे आदात व अतवार को, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो बिहेवियर है उसको जनरेट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा माइंड देखता है शाम को, तो हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ पर ख़तरा है, इसलिए हमारी बिहेवियर क्या होती है, हम एक्टिव हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। हमारी जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? शाम देख लिया ना भाई, शाम देख के कोई सोता तो नहीं सामने, ठीक है ना, उस टाइम आप एक्टिव हो जाते हैं, आपके सर्वाइवल को ख़तरा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने शाम देखा और आप सो गए उसके सामने? ऐसा कभी नहीं होता। या आप लेट गए, आओ भाई मुझे डसो या मुझे स्टिंग करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी नेचर में नहीं है ना कि आप शाम के सामने वैसे बैठ जाएं। वो वैसे भी इतना भूखा होता है बेचारा, ठीक है, उसे 3 वक्त की रोटी थोड़ी मिलती है हमारी जैसी। तो क्या है कि understanding behavior requires articulating the cognitive programs that generate the behavior. तीसरी बात, the cognitive programs of the human behavior of the human brain are adaptations. हमारी जो thinking है वो cognitive program से simple हमारी cognition thinking of human brain are adaptations. ये क्या है? adaptations हैं। They exist because, क्यों exist करते हैं? Because they produced behavior in our ancestors that enabled them to survive and reproduce. ठीक है ना। हम में जो एडाप्टेशंस देखें, हमारी थिंकिंग कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट से आती है। तो मतलब हमारी थिंकिंग क्या है? एडाप्टेड है। एडाप्टेड है ना, मतलब हमने एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी थिंकिंग बनाई। हमारी थिंकिंग बनी कैसी है? एनवायरनमेंट को देखते। एनवायरनमेंट अच्छा था तो हमारी थिंकिंग अच्छी होती, लेकिन हम जंगल में रहे हैं ऑब्वियसली। देखें, इस लेक्चर के दौरान हम एवोल्यूशन पे ही बात करेंगे ना, ठीक है ना, क्योंकि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार वो जो एवोल्यूशन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एडाप्टेशंस हैं हमारी बिहेवियर्स। और क्यों एग्जिस्ट करती हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस बिहेवियर। वो बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं जो हमें सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में हेल्प देती हैं। चौथी बात, द कॉग्निटिव प्रोग्राम्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन में नॉट बी एडाप्टिव नाउ। ये जो चीज़ें हैं ना, हमारी थिंकिंग अभी ये एडाप्टिव नहीं है, पहले थी लेकिन अभी नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की एवोल्यूशनल साइकोलॉजी में, कि पहले हमारी जो माइंड थी ना वो बहुत एडाप्टिव थी, वो इन्वायरमेंट को देखती और उसके मुताबिक चेंज होती, एडाप्ट होती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। दे वर एडेप्टिव इन एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट्स। एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट से मतलब जंगल में जब हम रहते थे, ठीक है। Fifth, natural selection ensures that the brain is composed of many different special purpose programs and not a domain general architecture, ठीक है। And sixth, describing the evolved computational architecture of our brains allows a systematic understanding of cultural and social phenomena. अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, मैंने 5th पॉइंट में ये बताया है कि natural selection ensures that the brain is composed of many different special purpose programs, ठीक है। और क्या है? एंड नॉट अ डोमेन जनरल आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि डोमेन जनरल आर्किटेक्चर इसका मतलब क्या है, ये है क्या चीज़। द मैसिव मॉड्यूलरिटी हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है? इट क्लेम्स दैट द माइंड हैज़ अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। मॉड्यूल है, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, ठीक है। हमारे माइंड में क्या है? एक टोटल ढांचा बना हुआ है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड इवन मैसिवली मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, एक बहुत बड़ा ढांचा है, ठीक है। आर वाइड स्प्रेड इन कॉग्निटिव साइंस साइकोलॉजिस्ट। ओके द थीसिस इज ऑल्सो अबाउट द सोर्स ऑफ आवर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। द मैसिवली मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, सिंपल ढांचे की बात हो रही है। वो ढांचा क्या है? वो ढांचा किस चीज़ का रिजल्ट है? इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। एक्टिंग टू प्रोड्यूस ईच ऑफ मैनी मॉड्यूल्स, वो और अपनी तरह ढांचे बना रहा है। किस लिए? हर एक काम करने के लिए ना। देखिए, एक होता है ओवरऑल ढांचा, ओवरऑल फ्रेम। आप घर बनाते हैं ना, तो आप एक ढांचा बनाते हैं पहले, उसके बाद उसमें घर बनाते हैं, सीमेंट लगाते हैं और बाकी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आप क्या करते हैं? ढांचा लगाते हैं। तो ये जो मॉड्यूलरिटी है ना, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ये वो ढांचा है। अब उसके अंदर हम छोटे छोटे और मॉड्यूल्स बनाएंगे, जैसे घर में छोटे छोटे कमरे बनते हैं। किस लिए? हर एक काम के लिए हर एक मॉड्यूल होगा, खाने के लिए एक होगा, पीने के लिए एक होगा, ठीक है, और इस तरह से।
Our cognitive architecture is composed of computational devices that are innate in our adaptations. This massively modular architecture accounts for all of our sophisticated behavior. ठीक है ना? तो हमारी जो बिहेवियर है वो कहाँ से आती है? इस आर्किटेक्चर से, इस ढांचे से. अभी मैं बताऊँगा कि इस ढांचे से क्या मतलब, कहाँ से आती है चीज़. ठीक है. Our successful navigation of the world results from the action of one or more of our many modules. मैंने कहा ना, एक होता है ओवरऑल ढांचा जिसे हम कहते हैं मैसिव मॉड्यूल, लेकिन एक उसके अंदर और होंगे हर एक काम को सरंजाम देने के लिए, हर एक डिफरेंट फंक्शन के लिए. अच्छा, अब इसे देखिए आप. The biological argument for massive modularity. The biological argument for massive modularity is this, okay? It says, number one, biological systems are designed systems. वो designed system है. हमारी जो body है वो designed है. Constructed incrementally. इसका क्या मतलब? Constructed incrementally का मतलब है कि तह बाय layer by layer, step by step, stage by stage ही बनी है. ठीक है ना? अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो हम बने हैं जीन्स से, ऐसी बात है ना. डीएनए से बने हैं. डीएनए किस चीज़ के अंदर है? जीन्स में. ठीक है. लेकिन जीन्स कहाँ है? सेल्स के अंदर. तो हम सेल से बने हैं और फिर सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स मिलके इंसान बनाते हैं. तो मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टेड इंक्रीमेंटली मीन्स लेवल बाय लेवल, लेयर बाय लेयर हमारा सिस्टम डिज़ाइन है. सेकेंड, such systems when complex need to have massively modular organization. इनके अंदर ढांचा होना चाहिए, बहुत बड़ा ढांचा, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, इन्हें गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए. The human mind is a biological system and is complex. अब माइंड पे आ गए, देखें ना. तो ह्यूमन माइंड क्या है? एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स है. Therefore, the human mind will be massively modular in its organization. अगर हमारी बायोलॉजी मॉड्यूलर है और उसे मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, यानी चलाने की ज़रूरत है, तो माइंड भी तो बायोलॉजिकल है और वो भी कॉम्प्लेक्स है. इसलिए माइंड में ज़रूर एक मॉड्यूल मौजूद है. ठीक है, एक ढांचा मौजूद है. An example of this argument is to appeal to the functional decomposition of organs. देखें, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, दिल, लिवर है, ठीक है, और किडनीज हैं. हर एक का क्या है? अपना अलग अलग फंक्शन है. Each of these organs arises as a result of natural selection in the organs. हर एक ऑर्गन क्यों वजूद में आया? क्योंकि एक ख़ास फंक्शन उसने निभानी थी. दिल का क्या काम है बायोलॉजी की पर्सपेक्टिव से? पंपिंग ब्लड. लिवर का क्या काम है? डिटॉक्सिफाइंग द ब्लड. किडनीज का क्या काम है? फिल्टरिंग द ब्लड. ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है. इसी तरह माइंड के अंदर भी, माइंड जो हमारी थिंकिंग, जो बेसिकली थिंकिंग आर्किटेक्चर है, थिंकिंग का ढांचा, उसमें भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे मैकेनिज़म्स हैं और हर एक का अपना अपना फंक्शन है. ठीक है. A functional decomposition is driven by the response to specific environmental stimuli. Stimuli means change. ठीक है. अच्छा, rather than natural selection acting to produce general purpose organs, each specific environmental challenge is dealt with by a separate mechanism. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. वो कहते हैं कि rather than natural selection acting to produce general purpose organs. अच्छा, एक बात पूछता हूँ, क्या आपकी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है जो मल्टीपल फंक्शन करता है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिल है, वो हमेशा ब्लड पंपिंग करता है. क्या कभी आपने एक ऐसा दिल देखा है जो ब्लड पंपिंग भी करता है और आप कह सकते हैं कि वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है लिवर की जगह? नहीं, ऐसा नहीं होता. या आपने किसी ऐसे इंसान की किडनीज देखी हैं जो ब्लड पंप करता है, फिल्टर भी करता है और पंप भी करता है? ऐसा कभी नहीं होता. तो इसका मतलब क्या है? हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है. ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, इस तरह हमारी माइंड में मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल का अपना अपना फंक्शन है. ठीक है. Computational argument for massive modularity, it unfolds as follows. Minds are computational problem solving devices. जैसे मैंने पहले कहा, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं. There are specific types of solutions to specific types of problems. जैसे मैंने पहले कहा, इसे क्या कहते हैं? डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग या डोमेन स्पेसिफिक लर्निंग. ठीक है. And so, for minds to be successful general problem solving devices, they must consist of collections. ठीक है ना?
The mind must consist of collections of specific problem-solving devices, which means many computational modules. This type of argument is structurally similar to the biological argument. The key idea is that there is no sense to the idea of a general problem solver, and that no headway can be made in cognitive science without breaking down problems into their component parts. Evolutionary psychologists maintain that there is an analogy between organs and psychological mechanisms or modules. Organs perform specific functions well and are products of natural selection. There are no general purpose organs. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, hearts pump blood and livers detoxify the body. The same goes for psychological mechanisms. They arise as responses to specific contingencies. Contingencies means specific situations, ठीक है, in the environment, and are selected for to the extent that they contribute to the survival and reproduction of the organism. Just as there are no general purpose organs, there are no general purpose psychological mechanisms. The most interesting contribution that evolutionary theory makes is the explanation of apparent design, okay, or apparent design in nature, or the explanation of the production of complex organs by appeal to natural selection. Evolutionary psychologists generate evolutionary hypotheses by first finding apparent design in the word, say in our psychological makeup, and then presenting a selective scenario that would lead, okay, or that would have led to the production of the trait that exhibits apparent design. Acha. Now let us come toward understanding adaptation. Adaptation क्या चीज़ है? एलियट सोबर डिफाइन करता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि एन एडाप्टेशन, अच्छा, डिफाइंस एन एडाप्टेशन, कैरेक्टरिस्टिक सी से मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खासियत है, एक फंक्शन है, वो कब एक एडाप्टेशन होगी? एज एन एडाप्टेशन फॉर डूइंग टास्क टी इन अ पॉपुलेशन इफ एंड ओनली इफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन नाउ हैव सी characteristic, because ancestrally there was a selection for having C, and C conferred a fitness advantage because it performed task T. अच्छा, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, डरना नहीं है, ठीक है। देखें, आप में कोई सलाहियत है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में एक सलाहियत है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुत्ते को देखते हैं और आप डर जाते हैं, तो ये डरना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि जो भी आपकी बिहेवियर है ना, आपकी जो भी बिहेवियर है वो क्या है? एडाप्टेड है, आपने इन्वायरमेंट को देख के उसे हासिल किया है। तो एक आदत जो है वो कब एडाप्टेशन होगी? अगर वो आदत एक फंक्शन करती है और वो फंक्शन इन्वायरमेंट की वजह से डिवेलप हुई है, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक, एक एकेडमिक तरीके से, एक मैथमेटिकल तरीके से डिफाइन हुई है, बाकी बात वही है जो मैंने पहले कही। बट traits can be adaptations without being currently adaptive for a given organism. Vestigial organs such as our appendix or vestigial eyes in cave-dwelling organisms are examples of such traits, ठीक है। लेकिन adaptation कभी-कभी इस तरह भी होता है कि traits can be adaptations without being currently adaptive for a given organism. कुछ आपकी जो कुछ behaviors है ना, वो आपके लिए शायद यूज़फुल ना हो अभी के लिए, इस टाइम, लेकिन वो फिर भी डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स जो है, लेकिन हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि अपेंडिक्स जो है इसका इम्यून सिस्टम में कोई फंक्शन है, तो वल्लाहु आलम मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ से मैंने ये लेक्चर ली है तो वहाँ पर मैंने ये पढ़ा, और बिकॉज स्कॉलर ने कहा है तो मैंने इसलिए यहाँ पर उसे इंक्लूड किया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स सच एज आवर अपेंडिक्स और वेस्टिजियल आइज इन केव ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रेट्स। सेकंड बात क्या है एडाप्टेशन के हवाले से? वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑन्टोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक एडाप्टेशंस। दो किस्म की एडाप्टेशंस हैं, एक है ऑन्टोजेनेटिक, एक है फाइलोजेनेटिक। द एडाप्टेशंस ऑफ इंटरेस्ट टू इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आर फाइलोजेनेटिक एडाप्टेशंस। फाइलोजेनेटिक एडाप्टेशंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हैं क्या? दे अराइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम एंड इम्पैक्ट द फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखें, फाइलोजेनेटिक एडाप्टेशन क्या है? जो आपने हिस्ट्री में इवोल्यूशन के दरमियान जो एडाप्टेशंस, जो बिहेवियर आपने सीखी हैं, वो है फाइलोजेनेटिक एडाप्टेशन। लेकिन ऑन्टोजेनेटिक क्या है? ऑन्टोजेनेटिक एडाप्टेशन वो है जो आप अपनी लाइफ में सीखते हैं, ठीक है ना। अपनी लाइफ में भी आप चेंज होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप रहते हैं पाकिस्तान के किसी गांव में, तो आपके कपड़े, आपकी आदतें, आपकी लैंग्वेज, आपकी एक्सप्रेशन, बिहेवियर सब चेंज होगी।
लेकिन इमेजिन करें कि अब आप जाते हैं कोरिया, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कपड़े भी बदलेंगे, आपकी लैंग्वेज भी बदलेगी, तो आप अडाप्ट हुए ना, तो आप कहेंगे अच्छा ये भी तो अडाप्टेशन है, इसे तो हम इवोल्यूशन में डिस्कस नहीं करते। हाँ, इसलिए कि इसे कहते हैं ऑन्टोजेनेटिक एडाप्टेशन, ये आपकी लाइफ टाइम में होती है और ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में हमारे लिए फाइलोजेनेटिक एडाप्टेशन रेलेवेंट है, और वो किस तरह की एडाप्टेशन है जो हम इवोल्यूशन में सीखते हैं, इवोल्यूशन के दरमियान हमने जो बिहेवियर एक्वायर की, हासिल की। अच्छा, एडाप्टेशन इन एवोल्यूशनरी फंक्शन एनालिसिस। तो एडाप्टेशंस, द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड बाय एविडेंस ऑफ देयर डिज़ाइन, the exquisite match between organism structure and environment. The way in which psychological adaptations are identified is by evolutionary functional analysis, which is a type of reverse engineering. Evolutionary functional analysis क्या चीज़ है? ठीक है, ये बेसिकली वो टेक्निक है जिससे हम साइकोलॉजिकल एडाप्टेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी हम देखें, हमारे एक बिहेवियर है ना, तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से एक एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे कि हम में एक बिहेवियर है तो क्यों है, ये हमारी जो बिहेवियर है ये क्यों इस तरह है जैसे हम बिहेवियर करते हैं। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि साइकोलॉजिकली और एवोल्यूशनरीली कैसे हम में ये बिहेवियर आई और क्यों आई और किस लिए आई। तो हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम करेंगे एवोल्यूशनरी फंक्शनल एनालिसिस। और ये क्या है, ये बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट द डिज़ाइन ऑफ अ मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एन एनालिसिस ऑफ द टास्क इट परफॉर्म्स। एक आदत को देखते हैं, एक बिहेवियर को। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके घर में बग़ैर पूछे एंटर होता है और आपकी चीज़ें लेता है, ठीक है, और भाग जाता है, आपको गुस्सा क्यों आता है, ठीक है। तो इस आदत को देख के हम कहते हैं अच्छा गुस्सा आया इसे, क्यों? हम सोचते हैं अच्छा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इसकी टेरिटरी में, इसके घर में कोई बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर परमिशन के वो एंटर हुआ। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि इसकी जान को ख़तरा हो सकता था, शायद कोई और बंदूक लेके आ जाए अंदर, ठीक है ना, सर्वाइवल को उसकी थ्रेट आ गई ना, इसलिए उसे गुस्सा आया। तो ये जो मेथड हमने अप्लाई की ना, इसे हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। हमने आदत को देखी, बिहेवियर को, और उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ढूंढी कि गुस्सा इसलिए आता है। दिस इज़ नोन एज इवोल्यूशनरी फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस तो है ही, लेकिन इवोल्यूशनरी क्यों है? इवोल्यूशनरी क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमने अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन कहाँ स्टॉप की? सर्वाइवल पे। आपने ये नोटिस किया कि हमने आखिर में क्या कहा? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इसकी सर्वाइवल को थ्रेट था। तो सर्वाइवल की या जो रिप्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं तो वो क्या किस में आएगी? इवोल्यूशन में आएगी। अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्शंस हैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के खिलाफ। Many philosophers object to evolutionary psychologists over attribution of adaptations on the basis of apparent design. ठीक है, एक ये है। Another criticism comes from Elizabeth Lloyd, according to whom adaptationism leads evolutionary psychologists to ignore alternative evolutionary processes. Buller, I don't know Buller है या Buller है, ठीक है, लेकिन Buller takes yet another approach to evolutionary psychologists adaptationism. Buller thinks that evolutionary psychologists overemphasize design. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? वो ओवर एम्फसाइज करते हैं डिज़ाइन को, यानी जो हमारी आउटर डिज़ाइन है ना, हमारी बिहेवियर है, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं, जोर डालते हैं। एंड दैट दे मेक द कंटेंशियस असम्पशन दैट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेट्स दे आर इंटरेस्टेड इन, एवोल्यूशन इज़ फिनिश्ड रादर देन ऑनगोइंग। तो जैसे हमने पहले कहा ना, अच्छा मैं बैक जाता हूँ थोड़ी, आपको ज़रा समझ आ जाए। यहाँ पे आप अगर देखें तो फोर्थ पॉइंट को, द कॉग्निटिव प्रोग्राम्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन में नॉट बी एडाप्टिव, ठीक है, इसके बारे में वो बात कर रहा है कि अभी जो एडाप्टेशन है वो रुकी हुई है, ठीक है ना, हमारी जो साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन है वो अब रुकी हुई है। तो वो कहता है कि क्यों? ये तो एक अजीब सी असम्पशन है, ये कैसे पॉसिबल है कि एवोल्यूशन जो है वो स्टॉप हो चुका हो, यानी हमारी जो कॉग्निशन है वो अभी इवॉल्व ही नहीं कर रही और
इसका क्या मतलब, ये तो अजीब सी बात है, ठीक है. So according to Buller, this later approach opens up the range of possible evolutionary hypotheses that can account for human behavior, rather than being restricted to accounting for our behavior in terms of the joint output of many specific modular mechanisms. We can account for our behavior by appealing to selection acting upon many different levels of traits. तो basically वो कह रहा है कि हमें adaptation पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, और ये बात जो है कि adaptation अभी रुकी हुई है, ये कंटेंशियस है, ये अजीब सी बात है, ठीक है. हम और तरीक़ों से भी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं एडाप्टेशन के अलावा. अब ह्यूमन नेचर के से एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है. सो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट ह्यूमन नेचर इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन behavioral repertoire, but rather the universal psychological mechanisms underlying these behaviors. ठीक है. तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ह्यूमन नेचर क्या है, द यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स अंडरलाइंग दिस बिहेवियर. इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत क्या है, वो ये है कि वो क्वालिटी, वो खासियत साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो सारे इंसानों में मौजूद हैं. अगर एक बिहेवियर सारे लोगों में मौजूद हैं तो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है. मतलब कि एक खासियत है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, वो हर जगह सेम ही है, ठीक है. तो वो है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की नेचर है वो, क्योंकि हर इंसान में मौजूद है ना. अगर एक क्वालिटी है वो हर इंसान में मौजूद है, तो हम क्या कहते हैं कि ये इंसान की फितरत है. इंसान की फितरत क्यों है भाई, हर इंसान में मौजूद है, तो मतलब यही है ना कि इंसान की फितरत में है. The concept of human nature is based on species typical collection of complex psychological adaptations. ठीक है. So for evolutionary psychologists, human nature consists of a set of psychological adaptations that are presumed to be universal, ठीक है, हर जगह, हर वक्त, among and unique to human beings. Macquarie says that human nature is a set of properties that humans tend to possess as a result of the evolution of their species. While Macquarie's account appeals to traits that have evolved and are universal, it is not limited to psychological mechanisms. ठीक है. तो he thinks, okay, for example, he thinks of bipedalism. तो bipedalism से मतलब दो पाया जो मतलब कि 2 feet पे चलते हैं, ठीक है. एक है बाइपेडल, एक है टेट्रापेडल. टेट्रापेडल मतलब चारों पे जो चलते हैं, जैसे हम चार पहिए कहते हैं, आई थिंक क्या 4 पाहे, आई थिंक क्या कहते हैं उसे, ठीक है, जैसे जानवर होते हैं, ठीक है. लेकिन ह्यूमंस वो 2 feet पे चलते हैं, 2 पाँव पे. दिस इज नोन एज बाइपेडलिज्म. तो बाइपेडलिज्म क्या है, एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर ट्रेट क्लस्टर. Macquarie's view captures elements both of the socio-biological view and the evolutionary psychology view of human nature. He shares the idea that a trait must be a product of evolution rather than social learning or inculturation with both these accounts. अच्छा, अब बोलर्स की क्रिटिसिज्म है ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़, तो वो बेसिकली ये कहता है कि ही इन्वोक्स वेरिएशन, ठीक है. वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, उनकी बिहेवियर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकती. इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक ह्यूमन नेचर क्या है, अगर सारे इंसान हर जगह हर वक्त, ठीक है, वो एक काम करते हैं एक तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंसान इस ख़ास बिहेवियर में एक जैसे हैं, मतलब ये बिहेवियर उनकी फितरत में है. लेकिन बुलर कहता है कि इंसान में वेरिएशंस आती हैं, एक जो ह्यूमंस हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, मॉर्फोलॉजिकली मतलब आउटर अपीयरेंस से, फिजियोलॉजिकली अंदर से, बिहेवियर से, एंड कल्चरली, ठीक है. तो इन सारी एस्पेक्ट में इंसान एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो अगर इन सारी चीज़ों को इन सब एस्पेक्ट्स में ह्यूमंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो सेम तो कुछ रह ही नहीं गया. अगर ह्यूमंस में कुछ सेम नहीं है, मतलब ह्यूमन नेचर इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है. यानी हमारे पास कोई कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क नहीं है जिससे हम कहें कि ये ह्यूमन नेचर में है या नहीं है. क्योंकि अगर आप अफ्रीका में जाएं तो शायद वहाँ पर ह्यूमंस में एक बिहेवियर होगी, लेकिन अगर आप इंडिया में आ जाएं तो शायद यहाँ पर वो बिहेवियर ना हो, ठीक है ना. Buller argues that the evolutionary psychology account of human nature either ignores or fails to account for all of this variation. Any account that restricts human nature to just those traits we have in common and which are also not subject to change cannot account for human variation. Buller's criticism of evolutionary psychology's notion of human nature
ठीक है, इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी वेरी अक्रॉस मैनी डायमेंशंस। तो और एग्जांपल्स फाइनल में जो फियर ऑफ प्रेडेटर से जो मैंने सांप की एग्जांपल दी या बावले कुत्ते की एग्जांपल दी, उसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पार्टनर सिलेक्शन की। जब आप देखें, जब फीमेल सिलेक्शन करती हैं तो वो मेल को फिजिकली देखते हैं कि वेदर ही इज़ स्ट्रॉन्ग और नॉट एंड वेदर ही इज़ इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशनरी स्पीकिंग, इवोल्यूशन की परस्पेक्टिव से वुमेन दे डिज़ायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इवोल्यूशन की परस्पेक्टिव से। तो अगर आदमी जो है वो स्ट्रांग ना हो और वो इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, तो वो अपनी पार्टनर को सेफ नहीं रख पाएगा। इसलिए फ़ीमेल जब भी मेल को देखती हैं तो वो देखती हैं कि वेदर ही इज़ फिजिकली स्ट्रांग और नॉट, बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट हर और नॉट, और वेदर ही इज़ फाइनेंशियली या फिर आप कह सकते हैं किसी तरीके से भी अपनी टाइम के मुनासिबत से वो स्टेबल है या नहीं। और जब मेल फीमेल को देखते हैं तो इट्स मोस्टली विजुअल, ठीक है। इस पे जो रिसर्च है कि देयर इज़ द आइडिया ऑफ द वेस्ट हिप रेशो, ठीक है। तो ये एक आइडिया है कि मेल जो है मेन वो फीमेल की डिफरेंट फिगर्स हैं ना। अगर आपने कभी स्टडी की हैं तो फीमेल की डिफरेंट फिगर्स होती है बॉडी की, ठीक है। एक आवर ग्लास है, एक ओवल है, एक सर्कल है, स्क्वायर है, ये डिफरेंट टाइप्स है फीमेल फिगर्स की। तो इस पर रिसर्च हुई है और सिंह कहता है, सिंह जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, मैंने उस स्टडी का पार्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको दिखाया है। सिंह कहता है कि मेंस प्रेफरेंसेस, सेकंड लाइन में अगर आप देखें तो मेन डिटेक्ट वेरिएशंस इन वेस्ट हिप रेशियो इन वुमेन। मेंस प्रेफरेंसेस आर फॉर वुमेन विद वेस्ट हिप रेशियोज क्लोजर टू 0.7। ये एक रेशो है, ठीक है। वुमेन की वेस्ट को देखें और उनकी हिप्स को देख के अगर उनके दरमियान रेशो 0.7 है तो ये मेन को अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सिंह क्लेम्स दैट डिटेक्शन एंड प्रेफरेंस सूट्स आर एडाप्टेशंस फॉर चूजिंग फर्टाइल मेट्स, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डिटेल्स है कि किस तरह ये जो रेशो है ये कैसे मेल्स को फर्टिलिटी दिखाती हैं, किस तरह मेल को ये शो करती है, इंडिकेट करते हैं कि दिस फीमेल इज़ फर्टाइल और ये रिप्रोडक्शन कर सकती हैं और सर्वाइवल में हेल्प कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पार्टनर सिलेक्शन का जो आइडिया है ये हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि हमारी साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म ऐसी है, हमारी थिंकिंग ऐसी बनी है। क्यों? क्योंकि हमें ये सर्वाइवल में हेल्प करती है। इसके अलावा डिसलाइक ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। फीमेल जो है वो डिसऑनेस्टी को लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेल में डिसलॉयल्टी की रेशो ज़्यादा है, ज़्यादा मेन जो आदमी हैं वो ज़्यादा डिसलॉयल होते हैं। तो उस वजह से फीमेल ने इवोल्यूशनरी यानी अज़ल से, ठीक है, अज़ल से आप कह सकते हैं कि शुरू से फीमेल को पता था कि आदमी जो है वो डिसलॉयल होते हैं। इसलिए टाइम के साथ साथ उन्होंने इस तरह की इंस्टिंक्ट्स, इस तरह की सेंसेस डेवलप की कि जैसे ही आदमी झूठ बोलता है तो उसे पता चल जाती है, ठीक है। तो ये भी एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेबल है। और एजेंट डिटेक्शन, इस पर फिर कभी बात करेंगे, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि किंग कोबरा जो है वो किस तरह एक प्रे को देखता है, शिकार को, अपने शिकार को कैसे वो देखता है, उसे कैसे नोटिस करता है, वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है और किस तरह वो नज़र रखता है अपने जो शिकार है उस पर। और उसके अलावा इंसेस्ट अवॉइडेंस जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इस पर भी कभी बात करेंगे। और इंसेस्ट अवॉइडेंस जो है, इंसेस्ट बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स करना विद सिस्टर्स यानी विद इन फैमिली के अंदर अगर आप इंटरकोर्स करेंगे सेक्सुअल तो इसे हम कहते हैं इंसेस्ट। और इंसेस्ट साइकोलॉजिकली और इवोल्यूशनरीली बिल्कुल रिजेक्टेड है, ठीक है, कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमारी फाइलॉजिनी जो है, हमारी जो सर्वाइवल है और हमारी जो जेनेटिक वेरिएशन है उसे थ्रेटन करती है। तो इस पे भी आप सर्च कर लें, ऑब्वियसली आपको भी मौका मिलेगा कुछ सीखने का। और विद दैट आवर सेशन इज़ एंडेड। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी तो हाँ जी सर। अच्छा यू आर वेलकम। मैं चैट बॉक्स देखता हूँ, लगता है आज चैट बॉक्स बिल्कुल खाली है। अच्छा कुछ तो पूछे ना, कुछ भी।
अच्छा, सब समझ आ गया? सर असल में मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो आई डोंट नो व्हाट वाज इट अबाउट। अभी जो मैंने लास्ट मिनट्स में सुना है इंसेस्ट, वो समझ में आ गया। अच्छा, ओके, आपने एंड में शायद ज्वाइन किया। अच्छा, तो क्या आप अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप शेयर कर सकती हैं इंसिस्ट के बारे में? आप खुद क्या जानती हैं? लाइक मतलब कुछ सुना है इसके बारे में पहले, या फिर शायद ये आपकी फील्ड नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ। नहीं, पहले वर्ड सुना था बट आई डिडंट नो द प्रॉपर मीनिंग। अच्छा, वो आज मुझे पता चला है। एंड अगर पर्सनली बताऊं तो इट इज़ नॉट राइट, मतलब किसी भी कल्चर में उसको ठीक नहीं समझा जाता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इंसेस्ट को अवॉइड किया जाता है, तो वो इसीलिए बिकॉज अगर आप ये जेनेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं ना, मेरे ग्रुप में जो इमाद भाई हैं वो जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो उनसे मैंने ये बातें डिस्कस की हैं। और जेनेटिक्स की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंसेस्ट जो है ये हमारी जीन्स को फ्यूटाइल बना देता है, क्योंकि हम अगर आप फैमिली में, ठीक है, विद इन फैमिली अगर आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाती हैं तो वो आपकी जीन्स को सिवियरली फ्यूटाइल बना देता है, सिवियरली उसे एबनॉर्मल वीक बना देता है। तो अगर आप विद इन फैमिली इस प्रैक्टिस को जारी रखें इंसेस्ट को, तो इट्स एट सम पॉइंट इन फ्यूचर आपकी जो जनरेशन है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कम्प्लीटली। तो ये इसके लिए भी हमने यस तो इसके लिए हमने जो साइकोलॉजिकल फैकल्टीज़ हैं वो बनाई हैं। देखें ना, इवन अगर देखें लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि जेनेटिकली ये नुकसान होगा, जेनेटिकली वो नुकसान होगा, लेकिन आप जिससे भी पूछे ना, तो जैसे रिदा ने पॉइंट बताया कि किसी भी कल्चर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, किसी भी कल्चर में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, उन्हें तो ये चीज़ें पता नहीं है कि जेनेटिक्स हमारी फैमिली रुक जाएगी और हमारे जीन्स इफेक्ट होंगे, लेकिन नेचुरली उनके अंदर ये फीलिंग है कि नो देयर इज़ दिस इज़ नॉट right, it doesn't feel right, there's something intuitively wrong with this। तो आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव से ये एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन है, ठीक है। हमने देख के ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बनाए हैं कि we shouldn't go for these kinds of practices even though we don't know the consequences of maintaining such practices। अच्छा, फेसबुक आईडी बता दे, टैग करना होता है। अच्छा, ठीक है, आई डोंट यूज़ फेसबुक क्वाइट अ लॉट, बट इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह आई एम स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल। तो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब, इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो कमेंट एंड शेयर एंड लाइक, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और अपनी जो सेशंस हैं वीकली उनके लिए इंस्टा पेज भी बना रहा हूँ, ताकि हर कोई एक्सेस कर सके। और या ओके, या थैंक यू अमारा। अच्छा, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं? मोहम्मद उसामा भाई और रिदा और अमारा, और कौन है? अच्छा, Okay, so myself Amara, and by profession I'm a freelance graphic designer, side by side pursuing my degree in BS chemistry. अच्छा, ओके, दैट्स गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आई थिंक मैंने आपको वैसे पहले भी इनबॉक्स में बताया था, हमारी बात हुई थी। तो मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ और साथ में डाटा एनालिटिक्स भी। अच्छा, तो जी जी, मुझे याद आ गया फाइनेंस उसामा डिपार्टमेंट जी। भाई। अच्छा, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और जो आप
आप जो मोस्टली जो भी मतलब जिस बारे में बात कर रहे होते हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ख़ास तौर पर लिंग्विस्टिक्स में एक्चुअली, और मतलब मुझे लिंग्विस्टिक्स के बारे में पता कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे आपकी बातों में जो भी आप बताते हैं, तो इसलिए मैं आपका हर सेशन ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू। एक्चुअली बात ये है कि मेरे जो सेशंस थे उसमें स्टार्ट में लोग बहुत ज़्यादा थे। लाइक मुझे याद है कि देयर वर 32 स्टूडेंट्स इन लाइक 3 और 4 ऑफ माय लेक्चर्स। लेकिन बात ये है कि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो ऑफ्टन आप कह सकते हैं एडवांस होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं, एकेडमिक। यानी बहुत कम लोग हैं फॉर एग्जांपल जिनके लिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को जो सीखना है वो रेलेवेंट होगा ना, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तो उस वजह से क्योंकि मेरी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत एकेडमिक होती है, तो बहुत लोगों के लिए समझना ही मुश्किल होता है। लेकिन आई डू माई बेस्ट। स्टार्ट में मैं इंग्लिश में लेता था, लेकिन अभी उर्दू में मेरी सेशंस होती हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी। तो कोशिश करते हैं एंड आई वांट एक्चुअली एवरीवन, यू नो, ये प्लेटफॉर्म मैंने स्पेशली अपनी ग्रुप मेंबर्स के लिए बनाया था जो मेरे ग्रुप में है ना। आई डोंट नो आप हैं या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के हैं, जेनेटिक्स के, आईआर के हैं, और फिक्शन राइटर्स भी हैं उसमें, पोइट्स भी हैं। तो मैंने उनके लिए बनाए हैं ना। तो आई होप कि जो भी किसी चीज़ को समझता हूँ वो यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट करें। तो यू नो आई वांट एवरीवन यू नो टू शार्पन देयर स्किल्स। तो अभी लास्ट टाइम ही मेरी आपसे बात हुई थी, तो इस्लामिक फाइनेंसिंग पे मैंने आपसे बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद लिटरली अभी मुझे 2 दिन हुए हैं, तो मैंने उस पर स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट सेशन आप उस पर आपने बताना था कि वो कब मतलब कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशन। जी जी, इंशाल्लाह। आप जी, मैंने जैसे आपको बताया था, आप प्रॉपर स्टडी करें। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो मैं ख़ुद भी जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर ऑब्वियसली टाइम इतना नहीं होता कि हर चीज़ को मतलब उस पर रिसर्च करूँ, लेकिन आई ऑल्सो वांट यू नो समवन टू टैकल दिस इशू जो इस्लामिक फाइनेंसेस हैं। तो इफ़ यू डोंट हैव रिसोर्सेज, या फिर आप पहले सर्च करें, अगर नहीं मिले सो यू कैन शेयर विद मी एंड योर कंसर्न्स, और मे बी नेक्स्ट वीक या फिर आफ्टर नेक्स्ट वीक आप प्रेजेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। और आई एम स्टार्टिंग अ कोर्स ऑन फ़िलासफ़ी, तो उसके मुताबिक फिर देखेंगे कब सेशन मिलती है आपको। जी श्योर। मैं अपना पूरा भी सर्च करने में ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फ़िलासफ़ी का सेशन आप जो है वो कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं? इट विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैं आपके साथ प्रॉपर आउटलाइन भी शेयर करूँगा जो भी ज्वाइन करना चाहता है। बहुत छोटी सी फ़ी होगी, बहुत छोटी सी, बिकॉज आई नो कि जो भी लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वो सब स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी स्मॉल फ़ी, और उसकी वजह ये है एक्चुअली कि मेरे पास एक छोटी सी टीम है ना अपनी, 2-3 लोग हैं। मैं जो ये सेशंस है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी मेरे लिए और लोग जो हैं, सामिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, थैंक्स टू हर, वो मेरे लिए लिंक्स भी बनाती हैं और ग्रुप्स में भी इवन शेयर करती हैं। तो यू नो मेरे पास एक छोटी सी ग्रुप है, और हमने ये आइडिया बनाया कि लेट्स डिलीवर अ कोर्स ऑन फ़िलासफ़ी। तो आपके साथ प्रॉपर आउटलाइन शेयर करूँगा कि कौन कौन सी टॉपिक्स हम उसमें डिस्कस करेंगे, और सजेशंस भी आपसे लेंगे अगर आप चाहते हैं तो, और मटेरियल भी शेयर करेंगे, और उसके लिए एक अलग ग्रुप होगा। तो अगर कोई स्पेसिफ़िक सवाल हो, स्पेसिफ़िक इशू हो आपको, सो वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर इंशाल्लाह। अच्छा, तो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे फिर प्राइवेट में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आई डोंट नो इफ़ यू हैव माई कॉन्टैक्ट, बट स्टिल आपके दोस्त जानते होंगे ऑब्वियसली। या फिर अगर आप अपनी कोई आइडिया शेयर करना चाहते हो, या फिर कुछ कमेंट्स करना चाहते हो, या जस्ट स्टे इन कॉन्टैक्ट विद मी, तो यू कैन, एवरीबडी इज़ वेलकम्ड। और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।